नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज हम जिस नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। जैसे कि पीएससी, एफएसओ या मध्य प्रदेश का कोई सा भी वनडे एग्जाम हुआ, सब में कहीं ना कहीं जहां पर एमपी जीके दे रखा है वहां जनजातियों से क्वेश्चन आता है। यानी कि एमपी जीके का ही एक भाग है जनजातियां, अगर सीधी सिंपल भाषा में अपन बोले तो। लेकिन जनजातियां हमारे लिए इतनी विशेष क्यों होती जा रही है, जनजातियों से ऐसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है उनकी कला संस्कृति, जो कि आज के समय में कहीं ना कहीं विलुप्त तो होती जा रही है। तो उन कला संस्कृति को वापस उसी धरोहर पटल पर लाने के लिए जनजातियों के लिए नए नए कार्य करवाए जा रहे हैं, उनके क्षेत्रों में योगदान दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा नई नई योजना चलाई जा रही है तथा जनजातियों की कला एवं संस्कृति को जानने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए बहुत सारे संग्रहालय की भी स्थापना की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जनजातियों के बारे में, तो मध्य प्रदेश यानी कि पीएससी में यूनिट 10 को पूरा जो पहले आयोग थे वो उस यूनिट को कंप्लीट करते थे, लेकिन अब वो पूरी यूनिट समर्पित है, यानी कि 10वीं यूनिट समर्पित है जनजातियों पर। क्योंकि जनजातियों को उसमें क्या है, पूरी 10 यूनिट, मतलब 10वीं यूनिट तो हमें जनजातियों के लिए दे दी है। उसमें जनजातियों के बारे में अगर हम देखें तो पूरे विस्तार से जनजातियों के बारे में चर्चा की गई। जो हम अभी सिलेबस है हमारे पास उसका, तो हम उस सिलेबस के अनुसार जनजातियों को देखने का प्रयास करते हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे हम चीजों को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जनजाति पढ़ेंगे, तो जनजातियों को हम देखेंगे तो उसमें क्या है कि पहले तो हम ये सिंपल भाषा में मैं बात करता हूं जनजातियों के बारे में थोड़ी सी, कि जनजातियों को हमें क्यों पढ़ना है। सीधी सिंपल बात यह है कि जनजातियों के अधिकार के लिए, जनजातियों की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जनजातियों के संरक्षण के लिए, जनजातियों की कला एवं उनके साहित्य को संरक्षण करने के लिए सरकार ने, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जिसके बाद में अलग अलग तरीकों से उनको लाभान्वित करवा रही है। इस बीच में होता ही है कि बहुत सारे ऐसे बिचौलिया लोग रहते हैं जो बीच में उन तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है, और कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में उन सारी योजनाओं का भी वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो एक तरीके से बहुत सारे क्षेत्र पिछड़ते भी जा रहे हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मान ली जाए हम किसी जिला के अधिकारी बन गए, यानी कि आप किसी जिला के अधिकारी बन गए और उस जिला में रहने वाली किसी जनजाति के बारे में या वहां के लोगों के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उनके बारे में क्या काम करोगे, यानी उनके लिए तुम क्या कर सकते हो। अगर यहाँ देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं सर। यानी कि हमें कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, उनकी कला संस्कृति के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या संरक्षण क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो एमपीपीएससी में विशेषकर ये टॉपिक को ऐड करने का पीछे यही उद्देश्य है कि उनकी कला संस्कृति, साहित्य और उनके कल्चर को जानो, उनकी स्थिति को जानो और उनके लिए क्या किया जा सकता है, और उनको यानी कि समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए हम क्या नए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए तो शुरू करते हैं हम यूनिट 10 को, और यूनिट 10 के बारे में हम थोड़ा सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने के बाद में हम जनजातियों का एक सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। आ गई बात समझ में? तो शुरू करते हैं अपन। देखो 10वीं यूनिट में जो पहला पॉइंट दे रखा, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा रखा, तो इसमें लिख रखा है जनजातियों से संबंधित ये लो, इसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां पाई जाती एससी एसटी की, उन जनजातियों में उनका भौगोलिक विस्तार के बारे में हमें जानना है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये लोकेटेड है। दूसरी, जैसे कि मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसमें क्या है, उसके पीछे आपको एमपी का नक्शा दिख रहा है। एमपी के नक्शे में जनजातियां, जहां पर जो जनजाति पाई जाती है उस क्षेत्र को हमने लोकेटेड किया है। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और मैं साइड में हो जाता हूं तो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो, तो उनके विस्तार के बारे में देखें
दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, घुमंतु जनजातियां कौन सी है, जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये अपने को देखना है। एक देखना है मध्य प्रदेश की जनजातियां, संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा शैली, बोली और साहित्य। यानी कि जनजातियां कौन से विशिष्ट त्योहार मनाती है, कौन सी विशिष्ट उनकी कलाएं, यानी कि क्या क्या ये कार्य करती है, कौन कौन सी डलिया बनाती है, क्या करती है, मतलब जो उनके व्यवसायिक कार्य हैं, वो कौन कौन से उत्सव मनाती है, कौन सी विशेष वो भाषा बोलते हैं, यानी कि भील कौन सी बोलते हैं, कोरकू कौन सी बोलते हैं, गोंड कौन सी बोलते हैं, कौन कौन सी वो भाषा बोली का प्रयोग करते हैं, वो हो गई। तो उनका साहित्य, अगर वो मान ली जाए, जैसे गोंड जनजाति, उनका एक साहित्य है, यानी कि जो रानी दुर्गावती को हम पढ़ते हैं, गोंडवाना शासी का, तो उनका एक साहित्य, क्योंकि वो एक राज परिवार की है पूरा। गोंड जो राजा शंकर शाह हुए, रघुनाथ शाह हुए, तो ये सारे क्या है कि वहां के शासक थे, तो अब उनका कुछ साहित्य रहा होगा ना, उनकी कुछ हिस्ट्री रही होगी, तो वो उनके बारे में हमें देखना है। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भारत के स्वतंत्र समूह, यानी कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां है, जिन्होंने भारत का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ 1857 से लेकर 1947 के बीच में, कौन कौन से जनजाति व्यक्तित्व, यानी मेन जो पर्सनालिटी रही है, उन्होंने क्या क्या भागीदारी निभाई है और किस प्रकार से अपना सहयोग दिया है, जिसमें हम मामा टंटिया मामा को पढ़ेंगे, भीमा नायक को पढ़ेंगे, खाजा नायक को पढ़ेंगे, गंजन सिंह कोरकू को पढ़ेंगे, ये सब बहुत सारे, बादल भोई को पढ़ेंगे, ये सब बहुत सारे जनजाति नायकों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनको विस्तार से समझेंगे। अब दूसरी ये हो गया। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश योगदान, जिसके बाद व्यक्तित्व, कौन से व्यक्तित्व, मेन पर्सनालिटी कौन कौन सी थी। ये मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान संग्रहालय, जब हम जो जनजाति पढ़ेंगे उस जनजाति के बाद, यानी कि मान लीजिए हम भील जनजाति पढ़ रहे हैं, तो भील जनजाति की हम पूरी विशेषता, भाषा, बोली, क्षेत्र, उनका भौगोलिक क्षेत्र, उनकी जनजातियों में कौन कौन सी उपजाति हुई, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन से मूल्य के थे, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, पूरी हम चीजों को समझेंगे। जिसके बाद में कौन कौन से उनके लिए काम योजनाएं चली जा रही, वो भी अपन समझेंगे। जिसके बाद में अपन देखेंगे उनके साहित्य कौन सा है, वो भी अपन देख लेंगे। फिर वहां के वो जो व्यक्तित्व थे वो भी देख लेंगे, यानी कि जो जो इसमें टॉपिक में दे रखा, तो वो क्या करेंगे, जिस जनजाति को हम पढ़ेंगे उसी टाइम उसको पूरा विस्तार से हम उस चीज को समझ लेंगे, यानी कि उसी वीडियो में पूरी चीजों को हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम एक जनजाति का एक वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे क्या है, वो कम से कम 2 से 3 मतलब 2-3 घंटे में वो क्या होगी, पूरी जनजाति एक कंप्लीट होगी। यानी कि 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं एक जनजाति कंप्लीट करने में। मेजर पर्सनालिटी, मेजर जो जनजाति जो कि बहुत चर्चित, जैसे भील जनजाति हुई, गोंड जनजाति हुई, बेगा जनजाति हुई, ये बड़ी बड़ी जनजातियां, तो इनको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से 3 क्लास लेनी पड़ेगी। यानी कि वो 1 घंटे की एक क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, 45 मिनट की हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें 2 से 3 जो लेक्चर लेंगे, तो मेरे साथ जुड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण और काम आपको यही करना है कि अगर आपने लेक्चर देखना स्टार्ट किया, पहली बात तो अगर आपको समझ आ रहा तो देखो, और नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत देखो, कोई आवश्यकता नहीं है। आ गई बात समझ। दूसरी चीज ये है कि देखो, मैं जनजातियां मैंने बहुत समय से पढ़ी है, जनजातियों पर मैंने बढ़िया रिसर्च किया मेरे स्तर पर, और मेरे फ्रेंड भी जनजातियों से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी मुझे डाउट रहा मैंने उनसे पूछा है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जनजातियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, अपन मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, उनके बारे में अगर हमें याद नहीं है तो फिर हमें क्या याद है। आगे बात समझ। तो एक तो हम सामान्य जानकारी लेंगे जनजातियों के बारे में, दूसरी लेंगे हम विशिष्ट जानकारी। विशिष्ट जानकारी में क्या होगा, हम जनजातियों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं जनजातियों से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं जहां से जनजातियों से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारे सामने क्वेश्चन बन जाते हैं। आजकल भैया यूनिट 10 बन गई है, मतलब यूनिट 10 जब से जुड़ी है तब से जनजातियों में पता नहीं टीचर क्या यूट्यूब पर खाट गोदड़ा, दुनिया की चीजें, लोटे को क्या बोलते हैं, खाट को क्या बोलते हैं, गोदड़ा को क्या बोलते हैं, क्या क्या पता नहीं दुनिया के धतकरम पढ़ा दिए, जहां बच्चा परेशान है कि यार क्या पढ़े क्या नहीं छोड़े, इसमें ही परेशान है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मतलब जनजाति को पता नहीं क्या, झाड़ू को क्या बोलते हैं, पोछे को क्या बोलते हैं। अरे भाई साहब, कौन सी परीक्षा में ये चीजें पूछे जाएंगी? आप मुझे एक आध एग्जाम बता दो कि जनजातियों में ये चीज पूछी गई। हाँ, कौन सी विशेष कला है, यानी कि कौन झाड़ू बना रहे तो वह कौन सी कला का यूज करे, दरी बना रहे तो उस दरी का क्या नाम है, इस टाइप के वो क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो है नहीं, बाकी अनर्थ है सारी चीजें, जिसका जो अपना भी टाइम वेस्ट हो रहा है और सामने वाला की भी हो रहा है जो अपने को उल्लू बना रहा है। तो मेरे साथ जुड़ने का आज से ये है, देखो मैं नहीं ये नहीं बोलता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ो, और ना मैं आपको फोर्स कर सकता हूं, और ना आप ऐसा आप मेरी बात मान सकते हो। आपको तो सिर्फ एक ये करना है, जो मेरी जनजाति यानी कि पहली जनजाति अपन भील पढ़ेंगे, वो भील जनजाति का एक आप लेक्चर देखना, एक लेक्चर पूरा कंप्लीट एक मनान से देखना, और उस जनजाति को पढ़ने के बाद में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी, मैं बोल रहा हूं ऑल एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो, पीएससी यानी कि कांस्टेबल से लेके तो पीएससी है ना, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कांस्टेबल यानी कि वनडे एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, और पीएससी का कोई सा भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, जहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो अपन ने डायरेक्ट फैक्ट उठा लिया गया, और जो जो पूछने की आगे संभावना उनको भी अपन ने उसमें कलेक्ट कर लिया है। यानी कि जहां से क्वेश्चन बनेगा टू द पॉइंट अपन उस पर बात करेंगे। हाँ, बाकी मैं उसको कॉन्सेप्चुअली और अपनी ट्रिक के माध्यम से, जो कि अपनी पुरानी स्टाइल है, उससे मैं समझाकर तुमको वही रटाने का प्रयास करूंगा। आगे बात समझ में? तो मेरी बात का अगर आपको मैं इतनी दम से जो बात कह रहा हूं, वो दम वास्तव में उस लेक्चर में भी दिखेगी। और अभी मैं जो जनजातियों का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा कि जनजाति क्या है, कहां से आई, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है, क्या प्रावधान है, थोड़ा सा अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन जब पहला लेक्चर आएगा कौन सा, भील जनजाति का, तो आप उससे समझ लोगे कि हाँ अपने गुरु का लेवल है या अपने इस कंटेंट का लेवल है। आगे बात समझे, मेरा लेवल ना हो लेकिन मेरे कंटेंट का लेवल पूरा पूरा रहेगा। उसमें मैंने क्या किया, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो बुक आती है जनजातियों से संबंधित, अदर कोचिंगों के जितने भी नोट्स चल रहे हैं उन सबका कलेक्शन अपन ने ले लिया। जो अच्छे अच्छे फेमस टीचर रहे एमपी जीके के और अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले एमपी जीके जनजातीय पढ़ाने वाले, उन सबका निचोड़ एक तरीके से हमने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। और दूसरा, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू मध्य प्रदेश पीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है पूरे हमने इसमें ले लिए, वो क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए। तो अब अपना क्वेश्चन कहां से छूटेगा? अगर मान लीजिए उसने पूछा भील जनजाति की उपजाति बताओ, एक बताया भैया, एक क्वेश्चन बना यहां से, लेकिन हमने क्या किया, जितनी भी जनजाति उनके सारी जनजातियों की उपजाति अपन ने ले ली, यानी कि आगे संभावना है कि दूसरी जनजाति से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इसको मतलब इस क्लास को डिजाइन किया है। दूसरा, पहले अपन उसको पढ़ेंगे, व्यवहारिकता से समझेंगे, फिर उसके एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू देखने के बाद में अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन को पढ़ना है। फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बाबा हिस्ट्री वाला के नाम से, उस पर जो हमने पढ़ा है उसका वाक्य वैसा का वैसा ही पीडीएफ वहां पर पहुंच जाएगा। तो आप हमें उस टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको आराम से शो हो रहा होगा टेलीग्राम चैनल, और जो नंबर है वो भी दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप उससे कनेक्ट हो जाओगे, तो उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी अन्य जानकारी रहती है वो सब मिलती रहती है उस पर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जनजाति एक सामान्य परिचय। जनजातियों का क्या होता है, जनजाति का एक सामान्य परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले तो हम देखेंगे जनजाति क्या है, यानी कि जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति किसे कहते हैं, ऐसा मानव समूह, ऐसा मानव समूह जो वर्तमान में विकास के सोपान में पिछड़ गया है। यानी कि जनजाति से आज से ऐसे लगाया जाता है कि मानवों का वहां ऐसा समूह है जो कि विकास के सोपान यानी विकास के क्रम में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे, सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, या वो जो आधुनिक प्रकार के जो लाभ मिलते हैं वो लाभ न ले पा रहा हो, किसी ना किसी रूप में वो क्या है, सामान्य जन से वो पिछड़ा हुआ है, या खुद इस तरीके से जी रहा हो, यानी कि आदिम तरीके से जी रहा हो, पुरातन तरीके से वो जीने का काम कर रहा है, या जी रहा हो पुराने ढंग से जी रहा हो, पुराने साधनों का प्रयोग कर रहा हो अपनी जीवन लाइफ में। तो इस प्रकार का व्यक्तियों का समूह जो कि वर्तमान में विकास के सोपान से पिछड़ गया। दूसरी चीज यहां पर आएगी, संविधान में इसके बारे में क्या दिया गया। संविधान के अनुसार अगर हम देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय से जिसका संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जातियों के रूप में वर्णित किया गया। देखो ज्यादा घिचपिच होने की आवश्यकता नहीं है, देखो मैं सीधी सिंपल भाषा में इसको समझाता हूं आपको। मतलब अनुच्छेद 366-25 में क्या दिया गया है कि जनजाति एक ऐसा समूह है, कैसा समूह
जिसके संविधान का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 342(1), आर्टिकल 342(1) में जिन जनजातीय समूह का वर्णन मिलता है जनजाति के रूप में, यानी जिन लोगों के वर्ग का वर्णन जनजाति के रूप में मिलता है, यानी कि मेरी कास्ट आ है। अब मान लीजिए मेरी कास्ट आ को अनुच्छेद 342(1) के अनुसार अगर उसको जनजाति घोषित कर दिया गया संविधान में तो वो जनजाति माना जाएगा, यानी कि आ अब जनजाति समूह बन गया है। ये बोल रही है बात, है ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, जनजाति निर्धारण के आयाम। जनजाति का निर्धारण कैसे किया जाता, उसके कुछ आयाम है, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को अगर जनजाति बोल रहे हैं तो उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई व्यक्ति जनजाति वर्ग का व्यक्ति बोल रहा है या जनजाति बोल रहा है तो उसको मुझ में ऐसा क्या दिखा जो मुझे जनजाति घोषित कर दिया उसने। यानी कि ऐसे कौन कौन से आयाम होते हैं, जिस आयाम के माध्यम से ऐसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषता होती है जिसके आधार पर व्यक्ति वर्ग के समूह को सरकार द्वारा जनजाति घोषित किया जाता है। आ गई बात समझ में? इतना आराम से नहीं, जोर से बोलो, आ गई? हाँ, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। आ गई बात समझ? तो हाँ, अब बोली ना, हाँ ठीक है। तो ऐसा विशेष व्यक्ति वर्ग समूह जिसके बारे में सरकार ने एक आयाम निर्धारित किया गया कि ये अगर चीजें पाई जाती है तो वो जनजाति होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं देता हूं एक एग्जांपल सिंपल सा। हमें किसी सिंगर के बारे में जानना है, यानी कि कोई सा ऐसा सिंगर है जो पब डिस्को में गाता हो। अब पब डिस्को में गा रहा हो तो आप उसकी पहचान कैसे होगी? भैया चिटपिटे यानी कि चमक धमक वाले कपड़े पहने होंगे, अतरंगी सतरंगी कटिंग करवा रही होगी, या बड़ा सा चश्मा लगाया रखा होगा, कटे फटे 2-4 जगह से पेंट पहन रखा होगा। इस प्रकार का जो व्यक्ति दिखेगा अजूबा टाइप का, तो ये पब डिस्को वाला होगा कोई। सिंपल बात। या एक परिभाषा छपरी की देता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए, तो वो होगा। यहाँ पर जो जनजाति वर्ग के विषय मेरे भाइयों बहनों हैं जो भी है, इस अर्थ का कतई अपना मतलब गलत वो न निकाले कि हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल रहे। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल में ऐसे अतरंगी सतरंगी देता हूं। मेरी यही आदत है कि जब मैं व्यक्ति कोई चीजों को आसान भाषा में समझाता हूं तो मैं एक अलग एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें व्यक्ति किसान को देखना है ना, एक एग्जांपल तो और समझाता हूं। यदि हमसे बोला कि यार एक किसान रहता है, तो अब शहर का व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में किसान नहीं देखा, तो अब किसान से मिलना है तो कैसे पहचान करोगे? तो अब उसका जो जिसने किसान को देखा है, जिसने किसान को देखा और उसको समझा, यानी खेती करने वाले व्यक्ति को देखा कि एक बढ़िया सा एक व्यक्ति होंगे जो बढ़िया गांव के देसी ठाट बाट में अच्छा पगड़ी सापा मापा पहन रखा होगा, कपड़े पहन रखे, लंगोटी पहन रखी होगी, बढ़िया मूंछों को ताव मार रहे होंगे, और जिसके बाद में गठीला बदन होगा, उनकी आंखों में एकदम गर्मी और तेज होगा, चेहरे पे तेज होगा। ऐसा व्यक्ति को वो किसान आदमी है, जमींदार आदमी है, तो ये उनकी पहचान है। तो ऐसी प्रकार की जनजातियों की को निर्धारित करने के लिए क्या क्या उनके आयाम होना चाहिए, यानी कि क्या क्या उनकी पहचान होना चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझो क्या है और किसके माध्यम से कर रहे हैं कि चंदा समिति की स्थापना होती है 1960 में, और उनके अनुसार जनजाति निर्धारण के 5 आयाम बताए गए, जिसमें पहला आयाम है भौगोलिक एकाकीकरण। यानी कि भौगोलिक एकाकीकरण के मतलब ऐसे व्यक्ति वर्ग का समूह जो एकांत में कहीं तलाठी क्षेत्र में यानी जंगली एरिया में रहते हो। भौगोलिक एकाकीकरण का अर्थ ऐसा मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति विशेष वर्ग का समूह, ऐसे जन लोगों का समूह जो कि अपने को समाज से कटकर एक अलग एकांत क्षेत्र में, ये यानी कि जंगली एरियो में या पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, यह है भौगोलिक एकाकीकरण, यानी कि जंगली एरियो में रहने वाला व्यक्ति वर्ग। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, यानी कि इनकी जो संस्कृति, इनका देवी देवताओं को मानने का, इनका तीज त्योहार मनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो, यानी कि जो जन सामान्य लोग मनाते हैं, जैसे हम लोग मनाते हैं, इनसे थोड़ा अलग हो, हटकर हो। हम जब उनके क्षेत्र में जाए तो हमें अलग महसूस हो, अलग ऊर्जा महसूस हो। ऐसा विशेष संस्कृति, उनकी संस्कृति होनी चाहिए, वो जनजाति बनेगी। दूसरा है आदिम जाति के लक्षण। आदिम जाति का मतलब आदि यानी पुरातन काल, यानी प्राचीन कालीन कुछ लक्षण दिखे उनमें, आज भी
मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना कर रहे हो, आज भी जंगल से शिकार करके ला रहे हो, आज भी जंगली कंदमूल फल काट कर खा रहे हो, आज भी जंगली जड़ी बूटियों का वो अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग कर रहे हैं, आज भी पुरातन जानवरों का शिकार करके उनसे मांस खा रहे हो, या और भी उनके जो भी आभूषण रत्न गहने आभूषण जो भी रहते हैं उनके पहन रहे हो, वह कायदा तीर धनुष से शिकार कर रहे हो। इस प्रकार के उनको आदिम लक्षण देखना चाहिए। आज भी अगर वो भगवान को मान रहे हैं तो वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। उनके नरे बहुत सारे देव, जैसे हम जनजाति पढ़ेंगे भेल जनजाति, उसमें बूढ़ा देव, बड़ा देव, बहुत सारी माताओं के नाम आएंगे, शीतला माता, शीतल माता, काजल रानी, बहुत सारी देवियों के नाम आएंगे। तो उनकी पूजा पद्धति भी अलग हो, हटके हो, उनको समझने का तरीका अलग हो, उनकी पूजा करने की पद्धति अलग हो, उनमें पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसमें गाने बजाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता, उसमें अगर कोई कारीगरी का काम कर रहा तो उसको क्या कहा जाता, उसमें कोई पटेली का काम कर रहा तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो सब उनका अलग हो, यानी कि जन सामान्य से एक अलग हटकर चीज देखने को हमें वहां पर मिले। आ गई बात समझ में? ये एक हो गई। तीसरा है पिछड़ापन, यानी कि समाज की अगर धारा से ये कटे हुए, समाज की धारा से ये दूर है, तो उनमें कहीं ना कहीं हमें पिछड़ापन भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये जनजाति की, यानी कि विशेष तौर से मुख्य रूप से ये समाज की धारा से पिछड़े हुए लोग, या आज का जो युवा देखेंगे तो बढ़िया, जैसे मैं जैसे लोअर टी शर्ट में हूँ, तो वहां के लोग जो पुराने तरीके के जो भी बंडी कुर्ता, जो भी धोती मोती पहन रखे होंगे, पुराने तरीके के जो वस्त्र जो पहले से चले आ रहे हैं वो वस्त्र पहन रखे होंगे, ऐसे यानी कि उनका वस्त्र भी जो पहनने के पहनावा है, ओढ़ाना है, जो जेवरात है, जो भी आभूषण रत्न गहने हैं, वो सब उनने पुरातन तरीके के पहन रखे, यानी कि जो प्राचीन समय से आ रही चीजें वे पहन रखे हैं उन्होंने। तो यानी कि एक अलग चीज देखने को हमें वहां मिली। दूसरा है संकोची स्वभाव। आज भी बेगा जनजाति के बारे में ये बोलता है कि अगर बेगा जनजाति, बेगा लोगों में हम जाते हैं तो हमसे वो, हमें देखकर वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई साहब? वो इतने शर्मिंदा, यानी कि शर्मिंदा लोग रहते हैं, उनको इतनी शर्म, संकोच मतलब शर्म करना, सीधी सिंपल बात ये। तो इतने संकोची लोग रहते हैं कि वो अपने सामने उनके मन की बात नहीं बता पाते, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा वो एकांत में रहे हैं, लोगों में उठे बैठे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखने की, यानी कि उनका नेचर शर्माते बहुत हैं, थोड़ी की बात में शर्मा जाते हैं, है ना, तो अपने मन की बात नहीं। आज भी मेरे बहुत सारी लाइब्रेरी में गर्ल्स, यानी कि लड़कियां भी दोस्त हैं, लड़के भी दोस्त हैं, कोई सी बात बोलते हैं शर्माते बहुत पहले, ऐसे कैसे करते हैं, कोई सी बात बोलते हैं मन की, और क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, अरे यार भैया कुछ नहीं चल रहा है यार, ऐसा करते हैं। तुम लड़के से बात कर लो, चलो लड़के से कर लो, मन की और दीदी कैसे, मजे में, भैया मजे में, ऐसा करके मैं ऐसे पूछता हूँ, कोई भी लड़का कोई मिला और मजे मजे तो वो बोलता हाँ मजे मजे, तो ऐसे शर्मा के बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा हाँ मजे मजे। और राम राम बोलूंगा, राम राम, राम राम। तो मतलब एक ऐसा संकोची स्वभाव जो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अलग है इन लोगों में। और वास्तव में अगर दिल के सच्चे और अच्छे लोग देखेंगे तो ये जनजाति वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी जनजाति के लोग हैं वास्तव में पूरे सच्चे और ईमानदार लोग हैं। इनके अंदर ना किसी प्रकार का छल है, न इनके प्रति किसी के प्रकार का जलन है किसी के लिए। सिर्फ ये लोग प्यार देना जानते हैं। ये लोग क्या जानते हैं? प्यार देना जानते हैं, प्यार से रहना जानते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर एकता के बारे में सीखो, मान ली जाए अगर उनसे हमें कैसे लोगों के साथ रहा जाता है, किसे लोगों से अच्छा सामंजस्य बिठाया जाता है, किसमें प्यार से रहा जा सकता है, तो ये हम जनजातियों से सीखना चाहिए हमें। किसी के प्रति कोई जलन की भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है और किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। ओनली है प्यार और भाईचारा, जो अपनों के लिए मर मिटने को तैयार है। वास्तव में जनजाति धन्य है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों को प्रणाम करता हूं, ऐसे लोगों को नमस्कार करता हूं मैं। तो ये हमें 5 लक्षण बताए गए चंदा समिति के अनुसार, जो चंदा समिति 1960 में बनी, जिसमें क्या क्या बताए गए? भौगोलिक एकाकीकरण हो उनका, विशिष्ट संस्कृति हो उनकी, आदिम जाति के लक्षण हो उनमें यानी कि पुरातन, और पिछड़ापन दिखाई दे और संकोची स्वभाव देखे। अगर ये 5 प्रकार के हमें लक्षण दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जनजाति वर्ग है, ये जनजाति वर्ग का व्यक्ति है। आ गई बात समझ में? ये हमें देखना है। दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे हम,
मध्य प्रदेश में जैसे कि हम मानव शास्त्र है, एक हम ग्रंथ पढ़ते हैं मानव शास्त्र, तो मानव शास्त्र के अनुसार अगर जनजाति की क्या परिभाषा दी गई, यानी कि मानव शास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है जनजातियों के बारे में उन्होंने क्या बताया है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी कि मानव शास्त्र के अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, एक रूपता, एकाकीकृत सामाजिक संगठन रखता हूं। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, समझिएगा कि जनजाति यानी मानव शास्त्र के अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह, यानी जनजाति एक ऐसे मनुष्यों का एक समूह है, एक ऐसा मानव समूह है। जनजाति क्या है? एक ऐसा मानव समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो, यानी कि एक निश्चित भूभाग में रहता हो, और जिसके बाद में एक उसकी भाषा यानी कि एक निश्चित भाषा हो, एक विशेष भाषा बोलता हो, और एक उसकी एक विशेष संस्कृति हो, यानी कि अलग ही कल्चर देखने को मिलता, और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता हो। ये जो हमने चंदा समिति में देखे हैं वो आयाम हमें यहाँ पर मानव शास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है, रसेल और हीरालाल, ये दो महान व्यक्ति हुए जनजातियों के बारे में रिसर्च करने वाले। इनके अनुसार हमने इन मानव शास्त्रियों के अनुसार हमने देखा तो हमें ये 5 लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, 5 लक्षण। आगे बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं, 1950 में भारत की कुल 212 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। 1950 में जब जनगणना की गई है, जब जनजातियों के बारे में उनके बारे में रिसर्च किया गया कितनी जनजाति, तो उस समय कितनी जनजातियां थी? 212 थी। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखना, ये परीक्षा में कहीं ना कहीं टकराने को हमें देखने को मिलेगा। आगे सूचीबद्ध किया गया तथा उनको जनजातियों का दर्जा दिया गया। किसको? कितनी जनजातियों को? 212। लेकिन भारत की कुल 461 जनजातियों में से 424 जनजातियों की पहचान कर जनजातियों में शामिल किया गया। अब देखो, जनजातियां ऐसा तो नहीं है कि जनजाति एक ही जगह मध्य प्रदेश में ही है। जनजातियां राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और भी अन्य राज्य उनमें जनजातियां पाई जाती, बहुत सारी जनजातियां हैं। पूरा अंडमान निकोबार का एरिया देखेंगे तो उधर भी जनजातियों से पूरा भरा हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनजातियों की आबादी थोड़ी ज्यादा दिखती है, जिसके बाद में राजस्थान में हमें जनजातियां भरपूर मात्रा में दिखती है। कहीं ना कहीं हल्दी घाटी का युद्ध में हमें जनजातियों का बहुत अच्छा रोल मिलता है। 1857 की क्रांति होती है, उसमें जनजातियों का रोल मिलता है। जिसके बाद में 1900 के आसपास जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1947 के आसपास जितनी भी लड़ाई चलती है उसमें जनजातियों का कहीं ना कहीं हमें रोल देखने को मिलता है। तो उनमें जिसमें भारत की 461 जनजातियां थी। अब उन जनजातियों को व्यवस्थित उनके बारे में अध्ययन किया गया और जाना गया, और कुल टोटल फिर उन जनजातियों में से कुछ जनजातियों को कम किया गया, और उन जनजातियों को कम करके यानी कि अब मूल रूप से कितनी जनजातियां, तो 424 जनजातियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भारत में मुख्यतः 424 जनजातियां पाई जाती है ना। ये हमने देखा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातियों के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, यानी कि जनजातियां अब जनजातियां हैं तो जनजातियों को विशेष कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार है, उन्होंने विद्वान है, उन्होंने जनजातियों को अपने अनुसार एक नए नए नाम देने का प्रयास किया, यानी कि उनकी एक पहचान की है। यानी कि मैं किसी व्यक्ति से मिला और मैंने उसको उसका स्वभाव, नेचर, व्यवहार को देखा और उसको देखकर उनको एक विशेष मैंने नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद में उनसे फिर यही नाम से परीक्षा क्वेश्चन पूछने लग गई आजकल। भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक चीज आ गई कि कहीं भी उनको थोड़ा सा क्लू मिला वहां से उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, मिनट। जो हमने यहाँ पर पूरे फैक्ट को क्या किया, एक जगह उनको हमने करने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है कि कहाँ क्या हमें सावधानी रखना चाहिए और किस प्रकार से उन चीजों को हम देखेंगे, याद करेंगे। देखो, प्राचीन ग्रंथों में अगर देखें अपन, जैसे कि रामायण हुई और महाभारत हुई, ये प्राचीन हमारे ग्रंथ है और ये महाकाव्य भी है ना। तो इन प्राचीन ग्रंथों में जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, तो इनमें अगर इनका वर्णन हम देखते हैं तो इनको क्या बोला गया, वनवासी बोला गया या आटविक बोला गया। वनवासी से आसे यानी कि जो वन में वास करते हैं, जो वन में निवास करता है उस व्यक्ति को वनवासी बोला जाता है। जैसे भगवान राम को भी वनवासी राम बोला था रावण ने, कि वो वनवासी छोकरे जो मुझसे टक्कर लेगा। मैं रावण हूं, मैं एको हम दूजो ना अस्ति, ना भूतो ना भविष्यति। तो उस रावण ने भी भगवान राम को वनवासी बोला था, वो वनवासी छोकरे, इस प्रकार से संबोधित किया था ना। आप रामायण देखना, आपको दिख जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो वन में वास करते थे, वो वन क्षेत्र में निवास करते थे, इसलिए उनको क्या बोल दिया, वनवासी। आठवीं, आठवीं का मतलब होता आकेटक। आकेटक शब्द सुना होगा, समझ आ रहा। आकेटक मतलब हाका। हाको सुनो, हमारे दादाजी बचपन में, बचपन नहीं हमें बचपन में सुनाते रहता, हमारा बचपन हमारे दादाजी की जवानी के टाइम की बात है नहीं। तो वो हाको खेलवा जा सा, हाको खेलनो यानी गांव की भाषा में होता है हाको, और हाका वो बोले शिकार करवो, कहीं बोले जैसा। आठवीं यानी आकेटक लोग, यानी कि शिकारी, शिकारी वर्ग जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उन लोगों को। अगर भैया जंगल में रह रहे, अगर जंगली जानवरों को शिकार नहीं कर रहे तो उनको भोजन खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो जैसे आठवीं लोग किनको बोले जाते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उनको बोला जाता है आकेटक, यानी कि आठवीं लोग है। आठवीं लोग है, वनवासी लोग है। ये कहां पर मिलता है हमें, निषाद राज, किरात राज, कीरत, निषाद, ये इस प्रकार के नाम हमें कहा मिलते हैं, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। किसके, जनजातियों के नाम मिलते हैं। दूसरा हम देखेंगे जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने बोला इनको पहाड़ी जनजाति, यानी कि एक इतिहासकार और विद्वान हुए जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने जनजातियों को ऊपर बड़ा रिसर्च किया। उनकी बड़ी भयंकर टेक्नोलॉजी से उन्होंने हर तरीके से वहां पर उनके बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने उनको क्या बोला, पहाड़ी जनजाति, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पहाड़ों पर निवास करते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक नेचर में रहने, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में रहना इन लोगों को पसंद है, ये बोला उन्होंने। दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरे व्यक्ति आएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनको बोला गिरिजन। भाई साहब ये एक एक शब्द को रिकॉल करना, याद रखने का प्रयास करना, याद रखने का प्रयास करना, 100% क्वेश्चन बनेगा। और नहीं मानो तो देख लेना आप, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और जब मैं इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिस जनजाति को पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन वहां टकराने में आएगा आपको कि निम्न में से कौन से लोगों को गिरिजन किसने कहा, किसके अनुसार। तो ये भाई साहब भेजे में उतार लेना, सीधी सिंपल बात मेरे पास यही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। तो अब महात्मा गांधी ने इनको बोला गिरिजन। गिरिजन, गिरी मतलब होता पर्वत पहाड़, गिरी पर्वत पहाड़ों पर, जन यानी निवास करने वाले लोग। गिरिजन, गिरी यानी पर्वत पहाड़, जन यानी लोग, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पर्वत पहाड़ों पर रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, गिरिजन। और जो हरिजन है, एससी वालों को उन्होंने हरिजन बोला, यानी कि जो भगवान हरि के जने हुए, यानी कि हरि के संतान। छुआछूत का मामला बहुत चला एक समय, सबसे पहले छुआछूत का मामला चला, छुआछूत से लोग परेशान हुए, उनका अत्याचार शोषण किया, फिर उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको नए नए नामों से संबोधित किया, उनको एक अच्छी उपाधियां दी गई, और कहीं ना कहीं उनको एक व्यवस्थित और अच्छी जिंदगी देने का प्रयास किया गया। तो इसलिए उन्होंने हरिजन भी बोला। गिरिजन जो पर्वत पहाड़ों पर निवास करने वाले व्यक्ति होते। गिरि शब्द को तोड़ो, और तोड़ने के बाद उसके अर्थ को समझो, और अर्थ को समझोगे तो वो चीज अपना आप अपन को माइंड में रहेगी। तो ऐसे अपन ने उसको देखा, गिरिजन बोला। क्या बोला, गिरिजन बोला। किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला। गिरिजन बोला। जन आंदोलन कौन करते थे, महात्मा गांधी करते हैं। तो जन किसने बोला, गिरिजन, पहाड़ों पर निवास करने वाला, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बस पेजे में ये बात हमको उतारना है। आगे बात, नेक्स्ट, गोविंद सदाशिव धुर्वे ने इन्हें पिछड़ा हिंदू बोला। अब इनके पीछे, इनका मान लिया जाए, यह बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही नहीं बोल दिए इन्होंने। जब उन्होंने ये देखा कि जो जंगलों में निवास करने वाले जो व्यक्ति है, किन देवी देवताओं को पूजते हैं, किन की वो पूजा करते हैं। कभी वो महादेव की पूजा कर रहे हैं, यानी कि जंगल के शेर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पशुओं से वो रक्षा करें। कभी वो साज वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि उनका वहां पर बड़ा देव उनका निवास करते हैं। कभी वो शीशम के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कभी वो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कभी बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकृति के ऐसे, कभी वो पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, कभी झरनों की पूजा कर रहे हैं। तो अब भाई साहब हिंदू धर्म में आ जाओ इधर की साइड, कभी वो प्रकृति के रूप में भगवान शिव को पूज रहे हैं, यानी कि बड़ा देव बूढ़ा देव स्वयं भोलेनाथ ही है और कोई देवता नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शंकर के ही अन्य रूपों के रूप है वो, उनको ये मानकर ये पूज रहे हैं। जैसे भैया शेर की पूजा कर रहे हैं, तो शेर जगदम्बा माता अपनी, जो हिंदुओं में अपन माता मानते हैं, माँ भवानी जगदम्बा, उनके वहां एक नहीं शेर,
उस शेर की अपन पूजा करते हैं कि नहीं। गाँव में आज भी स्थान पर नारसिंह देवता का एक स्थान बनाया जाता है, वहां पर साल में एक बार बलि लगती है, पूजा होती है। मेरे गांव में नारसिंह बाबा का स्थान है जंगल में, वहां पर जंगल के कुछ लोग मतलब गांव के कुछ लोग जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करके आते हैं। क्यों? वो इसलिए करते हैं कि जंगल में जब हम जंगली जानवर हमारे चलाते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस, तो उन पर किसी भी प्रकार का घात यानी कि अहिंसक पशु द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक या हमला ना हो, किसी भी प्रकार की व्याधि जानवरों को न लगे, इसलिए हम नारसिंह देव को पूजते हैं। आज भी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं, वट वृक्ष की। क्यों करते हैं? क्यों करते? उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ना। प्रकृति है, प्रकृति में इतने रहस्य छुपे हुए। मैं तो बहुत नादान और मूर्ख बालक हूं को मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मुझे संस्कार मतलब इन चीजों का इतना ज्ञान नहीं है। मैं जितनी किताबों से सीख पाया, मैं उतना बखान आपके सामने कर सकता हूं, लेकिन इन चीजों का एक अनंत ज्ञान और अनंत जानकारी है। अगर इनके बारे में जुटाओगे तो यूं मान लो कि अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इन चीजों के ऊपर। क्या लिखे जा सकते हैं? ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा यार, ये जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदू भी मान रहे हैं इन चीजों, ये आर्य लोग भी मान रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा कि उनने बोला कि ये पिछले यानी कि प्राचीन कालीन ये हिंदू है, यानी कि पुरातन तरीके से ये क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए उनको किसने बोला? गोविंद सदाशिव दुर्या ने पिछले भारतीय संविधान की अनुसूचित जनजाति, यानी कि भारतीय संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति बोला। अनुसूचित जनजाति का आयाम मैंने बताया किस आधार पर इसको अनुसूचित बोला गया है। आगे बात सुनो। फिर काका कालेकर आयोग और ठक्कर बापा, हर्बर्ट रिजले, श्री लेसी, श्री एल्विन, इन्होंने आदिवासी बोला। आदिवासी यानी आदि यानी प्राचीन काल, और वासी यानी निवास करने वाले, यानी कि प्राचीन समय से निवास करने वाले लोग, यानी कि प्राचीन काल से जो निवास कर रहे हैं उन लोगों को क्या बोला? आदिवासी बोला। प्राचीन समय से जो लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको क्या बोला है? आदिवासी, यानी कि आदि अनादि काल से ये लोग यहाँ पर निवास करें। आदिवासी किसको बोला जाता? आदिवासी उसको बोला जाता है जो कि प्राचीन समय से यहाँ पर निवास कर रही, ऐसी जनजाति जो आदि अनादि काल से यहाँ पर रह रही है, आदि काल से वास कर रही है, उसे आदिवासी बोला गया। देखो दोस्तों, मेरा समझाने का तरीका एकदम ऐसा है कि बच्चे जैसा। समझ में आ रही बात? ये लेक्चर मुझसे बड़े भी देख रहे होंगे, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग भी देख रहे होंगे, और कुछ नए नए मेरे भाई बहनों भी देख रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जीरो से हीरो तक का सफर है मेरे पास, यानी कि आ से ज्ञान तक पहुंचाने वाला। जिसको आ की जानकारी हो वो भी इसको आराम से समझ सकता है, और जिसको ज्ञान की जानकारी हो वो भी इसको आराम से समझ सकता है। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है, जो आ से ज्ञानी तक का तुम्हारा सफर है, यानी कि जनजाति को हमें बेसिक से जानकर एडवांस तक उनकी पूरी जानकारी लेना है, एक एक व्यक्ति को समझ आए। अगर जनजाति वर्ग का व्यक्ति भी अगर देखे इस वीडियो को, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार भाई, कुछ तो अच्छा पढ़ाया है, कुछ तो अच्छी चीज बताई है बाबा ने। अगर मेरा भाई कोई नया इस वीडियो को देख रहा है, कोई फर्स्ट बार देख रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि वास्तव में जनजाति यहाँ से इस तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मेरा कुछ नहीं, ऐसा पढ़ पढ़ कर मैं आगे बढ़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मुझे इतना दर्द करने की आवश्यकता नहीं, दुकाने की आवश्यकता नहीं कि मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ। बार बार चीज को रिपीट करने का एक ही उद्देश्य है, एक तो चीज तुम बार बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में जाएगी। दिमाग में कैसे जाएगी? जब हम कोई सा गाना सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? बार बार सुनते हैं, फिर हम गुनगुनाने लगते हैं। गुनगुनाने लगते हैं तो वो हम रटा जाते हैं। कोई सा भी गाना सुन लो आप, भले वो आपको उसके लिरिक्स पता नहीं, शब्द पता नहीं, अर्थ पता नहीं, लेकिन वो गाना तुमको याद हो जाते हैं ना। हनी सिंह के ऐसे गाने हैं जिसकी सुर संपट कुछ नहीं पड़ती है, लेकिन हम वो गाना हमें याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार हमने सुना है और फिर उसको गुनगुनाया भी। तो मेरे साथ जब चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हो, तो एक बार मन में बोल दिया करो। क्या बोल दिया करो? जो मैं बोलता हूँ वही बोल दिया करो कि क्या बोल रहा बाबू, तो बोलो जय सिया राम, बस ऐसे बोल दो, है ना। देखो, अपने प्रभु को भी याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो प्रभु आप उसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है, बाकी तो सब मोहमाया है नहीं। तो अपन मोहमाया से हटते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। दास एंड दास एक विद्वान हुए जिन्होंने इनको विलीन मानव बोला। विलीन मानव क्या बोला? विलीन मानव से विलीन यानी क्या होता? मिलना, विलीन का हो गए, यानी किसी राज्य का विलय नीति। अपन ने इतिहास में पढ़ा नहीं। देखो, अगर आपने
इतिहास नहीं पढ़ा तो मैंने बहुत सारे इतिहास के लेक्चर डल रहे हैं, बाकायदा प्राचीन भारत के इतिहास हमने पढ़ा है, आधुनिक के भी कुछ टॉपिकों के वीडियो डल रहे हैं, तो आप अपने चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाई ये चीजों को। तो विलीन यानी कि मिलना, यानी कि विलय हो गया है किसी का, तो ये एक ऐसा मानव समूह है जो बहुत सारे लोग हिंदुओं में विलीन हो गए यानी कि मिल गए हैं, कुछ क्रिश्चियनों में चले गए वो मिल गए। आज भी बहुत सारे इस्लाम को मानते हैं, कुछ क्रिश्चियन को मानते हैं, कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं। जैसे कि मेरा क्षेत्र है राजगढ़ जिला, मैं राजगढ़ जिले का हूँ और राजगढ़ में ब्यावरा तहसील लगती है मेरी, उस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, है ना। तो ब्यावरा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, जिला है मेरा राजगढ़। वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में क्या रहते हैं, हिंदू रहते हैं, हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, दिवाली त्योहार, जो पूरे जितने भी हिंदू धार्मिक त्योहार रहते हैं उनको सबको व्यवस्थित मनाते हैं। उन्हीं हमारे गांव में कहीं ना कहीं सेरिया और भील जनजाति के लोग भी रहते हैं, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे जो हमारा त्योहार रहता है सेम टू सेम वे को भी मनाते हैं। तो अब ये हो गया मेरे गांव का एग्जाम्पल, है ना। अब मैं चलता हूँ दूसरा कोई गुजराती एरिया का। गुजरात क्षेत्र में भी जनजातियां पाई जाती, महाराष्ट्र से लगी हुई बॉर्डर पे भी जनजातियां पाई जाती। अब महाराष्ट्र में जो तीज त्योहार मना रहे तो उनका उन पर प्रभाव पड़ा, तो वो उधर विलीन हो गए, तो वो उधर के देवी देवताओं को मानने लगे। और जो लोग ना किसी राज्य से है ना कहीं नहीं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर जंगल में रह रहे हैं, जो बिल्कुल जैसे पातालकोट, छिंदवाड़ा का जो पातालकोट भारिया जनजाति के जो लोग रहते हैं, ऐसा कोई क्षेत्र है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं और जो वहां पर जो तीज त्योहार मना रहे वो रियल है, यानी कि वहां पर कोई मिक्सचर नहीं हुआ है। वहां पर जो चीजें मिलेगी हमें रियल मिलेगी, वास्तव में जनजाति में ये चीजें चल रही है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जिनके संपर्क में आए उनके अनुसार ये ढल गए, विलीन हो गए। ये है इसका। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नोट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और जानना, यानी कि उसको समझना भी है, जानना भी है ये कौन है, और दूसरा उसको याद भी रखना है, ठीक है। प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया है, यानी कि प्रथम बार, अगर सर्वप्रथम बार आदिवासी अगर किसी व्यक्ति ने जो शब्द दिया है इन जनजातियों के लिए, तो वो व्यक्ति का नाम है ठक्कर बापा। क्या नाम है, ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा को ही जनजातियों का पितृपुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृपुरुष कहा जाता है। और ठक्कर बापा ने उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। 1950 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी कि ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजाति को, यानी कि आदिवासियों को जनजातियों को आदिवासी शब्द नाम से बोला गया। दूसरा है, ठक्कर बापा को आदिवासियों का पितृपुरुष भी बोला जाता है। पितृपुरुष इसलिए क्योंकि इन्होंने जनजातियों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए इनको बोला जाता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कब लिखी, तो 1950 में लिखी। ये तीनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना है अपने को। ये कहीं ना कहीं अपने को परीक्षा में मिलेंगे और हमें मिले तो हमने यहाँ पर इनको नोट डाउन कर दिए। आगे बात आगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हीरालाल एवं रसेल थे। जो दो व्यक्ति है जिन्होंने जनजातियों पर अपना पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन लगा दिया जनजातियों के बारे में जानने में और जनजातियों के लिए काम करने में, जनजातियों के बारे में लिखने में और जनजातियों को समझने में। कौन, हीरालाल और रसेल। इन्होंने एक लेख जारी किया। लेख है मध्य प्रदेश में जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह, यानी कि आधिकारिक रूप से उनका संग्रहण या उनके बारे में जाना और उनके बारे में एक लेख लिखा। ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने जनजातियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है, यानी कि जनजातियों के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास किया जितना उन्होंने जाना। आगे बात समझ, ये इसमें दिया गया। कौन है, हीरालाल एंड रसेल, यानी हीरालाल और रसेल दो व्यक्ति। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति। मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो जनजातियों की क्या स्थिति, उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। पहला फैक्ट याद रखो कि सबसे ज्यादा भारत में अगर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस बात को, पहला क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। दूसरा,
2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जनजाति कितनी, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,53,16,784, जो कि मध्य प्रदेश में उनका प्रतिशत में अगर देखेंगे जनजातियों का प्रतिशत में देखेंगे तो 21.9%, यानी कि 21.9% है। तो हमें दो जनजातियों में, ये जनसंख्या से तो क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन परसेंट से यहाँ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो हमें कितना याद रखना, हमें मोटा तौर पे 21% जनजाति है भैया, ऐसा याद रखना हमें दिमाग में। सिर्फ 9 पॉइंट भी अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना जनजाति मध्य प्रदेश में कितनी परसेंट पाई जाती है, कितनी परसेंट पाई जाती थी, 21% पाई जाती है 100% में से। 100% लोग रहते हैं यहाँ पर, जिसमें से 21% तो मध्य प्रदेश में जनजातीय ही पाई जाती है, जनजातीय लोग ही पाए जाते हैं, ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेगा, भारिया और सेरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां है, यानी कि बेगा, भारिया और सेरिया, इन 3 जनजातियों को मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बोला गया। कौन सी जनजाति बोला गया? पिछड़ी जनजाति। यानी कि क्यों बोला गया? ये कुपोषणता के आधार पर, अशिक्षा के आधार पर और भी बहुत सारे आयाम उन्होंने बताए, और उन आयामों में ये फुलफिल हो रही है जनजाति, इसलिए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति बोली। और इनके लिए, जिसको पीवीटीजी बोलते हैं, इनके लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। इनको विशेष धारा, यानी कि समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन सी जनजातियों को जनजातियों की सूची में रखा गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति में बेगा, भारिया और सेरिया, बेगा, भारिया, सेरिया, बेगा, भारिया, सेरिया, इन 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में रखा गया। याद रखना और याद रहना ही चाहिए। अब मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित थे, किंतु 8 जनवरी 2003 को कीर, मीना, पारदी जनजाति को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, यानी कि 2003 से पहले जनजातियों की संख्या थी 46। कितनी थी? 46 थी मध्य प्रदेश में 2003 से पहले। लेकिन 8 जनवरी 2003 के बाद जनजातियों में से 3 जनजातियों को विशेष रूप से हटा दिया गया। कौन से? कीर, मीना, पारदी, कीर, मीना, पारदी, कीर, मीना, पारदी, इन तीनों जनजातियों को हटाने के बाद में अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43 जनजाति, यानी कि 43 जनजातियां है, अनुसूचित जनजाति। आगे बात समझ। ये मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या धार जिले में निवास करती है, जिनकी संख्या है 12,22,814, 12,22,814। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? न्यूनतम जनसंख्या भिंड में। कहां पर है? भिंड में। जो याद रखना कहां पर है, देखो मोटा तौर पे याद रखना। मोटा तौर पे कैसे याद रखना? जैसे कि आपको पीपीटी में व्यवस्थित दिख ही रहा है कि कौन सी जनजाति, क्या जनसंख्या है, क्या क्षेत्र है, सब कुछ आपको व्यवस्थित दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मोटा तौर पर एक सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या धार जिले में, सबसे कम कहां पर है? भिंड में। इसी आधार पर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या अलीराजपुर में और सबसे न्यूनतम जनसंख्या भिंड में। परसेंट आप देख लेना 89.0% और न्यूनतम है 0.4%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की है, जबकि भारत में गोंडों की सबसे पहले मध्य प्रदेश में किसकी थी? गोंड थे सबसे ज्यादा, लेकिन अब दूसरे नंबर पर हो गए भील, सबसे अधिक जनसंख्या। और भीलों में सबसे ज्यादा देखेंगे तो झाबुआ जिले में हमें भील सबसे ज्यादा मिलेंगे। आगे बात सुनिए। मध्य प्रदेश में क्रमशः 3 जनजातियों जनसंख्या की दृष्टि से जैसे भील, गोंड और कोल, यानी क्रम पूछ ले हमें, क्रम से बताइए कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा, जिससे कम। जैसे भील सबसे ज्यादा है, भील के बाद में गोंड है, गोंड के बाद में कोल है मध्य प्रदेश में। ये स्थिति है इनकी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों की कुछ विशेष क्या है? विशेषता है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। विशेषता क्या है? पहली है निग्रेटो प्रोटोअस्ट्रोलाइट प्रजाति, यानी कि ये जनजाति निग्रेटो प्रोटोलाइट प्रजाति की ये जनजाति है। यानी कि जब जनजातियों को हम देखते हैं, जनजाति व्यक्ति को, तो रंग काला, नाक चपटी, बाल खड़े,
ऐसा दिखते हैं, होठ बड़े बड़े, होठ बड़े दिखेंगे, काला कलर दिखेगा, टेटू बने हुआ होगा, गर्दन थोड़ी मंगोली, मतलब हष्ट पुष्ट शरीर रहेगा, बलिष्ठ शरीर रहेगा, गेरुआ तामिया रंग रहेगा। तो ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति को डेडिकेट कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में सभ्यता से काफी दूर, दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने, इनकी एक विशेषता ये है कि ये सभ्यता से काफी दूर है, दुर्गम यानी जहां पर चलना चढ़ना रहना आसान नहीं, ऐसे इलाकों में ये रहते हैं। विशिष्ट भाषा का प्रयोग, एक अलग ही भाषा बोलते हैं जो अपने को समझ नहीं आती है। जैसे कि तंजानिया के जंगलों में जो जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है, उनका एक विशेष भाषा समूह रहता है जो वो ही समझ सकते हैं, अपने समझ नहीं आते, अपने नॉर्मल व्यक्ति की उनकी भाषा लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना। ऐसा प्राचीन धर्मों को मानती है, बहुदेववादी, भूत प्रेतों पर विश्वास करती है, यानी कि नदी नालों, फूल तालाब, कुआं बावड़ी जो भी है, उनके पेड़ पौधे, जंगली जानवर, उनकी पूजा करती है। पुरातन प्राचीन परंपरा से भूत प्रेत आत्माओं में ये विश्वास करती है, बिल्कुल मानती है, ये चीजें होता है इनमें। कृषि पुरातन पद्धति, अगर खेती भी कर रहे हैं तो पुराने ढंग से कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, जला रहे हैं, फिर उन पर खेती कर रहे हैं, चिमाता, दजिया, ऐसे इनके नाम मिलेंगे जो आगे हम जनजाति पढ़ेंगे जब इन चीजों को हम बहुत विस्तार से। प्राय मांसाहारी हो सकती है क्योंकि जंगल क्षेत्र में निवास करती है, जंगलों में रहती है, जंगल में कंद मूल फल, जंगली जानवर इत्यादि मिलते हैं, तो ये बिल्कुल मांसाहारी हो सकती है ना। अब जनजातियों की प्रमुख समस्या, क्या क्या समस्या है इनके जीवन में, कुछ महत्वपूर्ण जो समस्या, उन पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्रकाश क्या है, देखो, आज शिक्षा के कारण लोक नियोजन से कटा हुए, आज के समय में, वर्तमान समय में जनजाति लोगों में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव देखा गया है। लेकिन आजकल तो बहुत शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो जंगलों में आज भी दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए, जैसे पातालकोट छिंदवाड़ा की भारी जनजाति, तो भारी जनजाति जो वहां पर रहती है, तो वो शिक्षा से काफी दूर है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नहीं है तो समझ नहीं पा रहे, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, इंटरनेट से कहीं दूर है, मोबाइल फोन से कहीं दूर है ना। ये संचार साधनों का अभाव है, आने जाने के लिए अब ऐसे दुर्गम इलाकों में ना तो बस चल सकती, ना ट्रेन चल सकती, ना कुछ नहीं, तो आने जाने में उनको समस्या। और स्त्रियों की निम्न स्थिति, आज भी जनजाति वर्ग में जो महिलाएं रहती है वो, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, आज भी बहुत खराब। आज मेरे क्षेत्र में, जैसे मेरा जो गांव है, वहां पर शेरिया जनजाति के बहुतायत आते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में शेरिया जनजाति पाई जाए। लेकिन मेरे गांव से जस्ट उधर की साइड एक जंगल है, बीच में जंगल पड़ते हैं, उस साइड में एक गांव है, वहां पर भील भिलाला ये जनजातियां पाई जाए। तो वहां पर मेरी बहुत अच्छी पहचान है, मेरे दोस्त हैं, भाई बंधु है, मैं जाता रहता हूँ, शादी ब्याह में मुझे बुलाते रहते हैं, तो मेरा उनके साथ अच्छा तालमेल है, उठना बैठने का बढ़िया। तो मैं वहां पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वास्तव में स्थिति है गंभीर वहां की, देखने मतलब आज भी वो पुराने तरीके से रहते हैं बहुत। जैसे कि अगर उनको कोई सी बीमारी कुछ भी हो जाते हैं तो दवाई गोली का प्रयोग न करके देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। महामारी के टाइम पे उनके आज भी वो बहुत सारी चीजों का जो आधुनिक चल रही है उनका यूज नहीं करते हैं, वही पुरातन चीजों का यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमें देखने को मिल रही है वहां पर। इसके कारण वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अंततः उनके मृत्यु का कारण भी बन जाती है चीजें। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिल, तो है ना स्त्री की स्थिति। और एक दूसरा इनका, हमने बहुत पहले जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि इनका एक शर्मिला, यानी कि शर्माते ये बहुत है, तो स्त्रियां बहुत शर्माती है। जो लड़कियां, आज मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, बहुत सारी जनजाति वर्ग की जो हमारी बहनें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, वो बहुत शर्माती है, कोई सी अपने मन की बात बोलती है तो है भैया मैं ऐसा बोल रही हूँ, मतलब बहुत सोच समझकर, बहुत रियर केस बोलती है, ऐसा बोलती नहीं। और अपने इधर के जो लोग रहते हैं वो तो एकदम चिल रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक अलग ही सादगी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं उनका वो शर्मिंदा संकोची स्वभाव है ना, तो उससे भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान है, जो कि मन की बात नहीं बोल पाते हैं। वो मन की बात एक ही आदमी बोलता है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे, जो मन की बात बोलते हैं। अब मेरे रिक्वेस्ट उनसे भी है, उनसे बोलो कि तुम सब अपनी मन की बात उनके पास पहुंचाओ, है ना। दूसरा है धार्मिक एवं भाषा संबंधित समस्या, जैसे कि पुराने प्राचीन तरीकों से वो चीजों को मान रहे हैं, बहुत सारे रूढ़िवादी है, तो रूढ़िवादी की मतलब अगर कोई ने बोल दिया कि मान ली जाए किसी व्यक्ति को किसी विशेष जंगली जानवर ने काट डंक लगा दिया, खा गया, तो अब उनके पुराने झाड़ फूकों से वो ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन चीजों के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है, बहुत सारी जगह काम कर जाती, बहुत सारी जगह नहीं करती। देखो
आस्था में विश्वास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे गांव में एक स्थान है बाबा हीरामन का और बाबा कारसदेव का, दो स्थान है। बहुत प्राचीन मान्यता है वहां की, उन स्थानों की ऐसी मान्यता है, और जहां मैं भी इतना बड़ा हो गया मैंने भी देखा है, रियलिटी है वहां की। रियलिटी इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाता है तो बाबा हीरामन महाराज है, उनके स्थान पर जाओ और उनके नाम की जो चबूतरा वहां पर उनका चबूतरा है, वहां पर कुछ मंत्र झाड़ फूक होते हैं और सांप दंश उसका वहीं की वहीं छूट जाता है, यानी कि सांप का जहर वहीं उतर जाता है। ये मैंने देखा। आज भी हमारे गांव क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, अगर किसी को सर्पदंश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अस्पताल नहीं दौड़ेंगे, सबसे पहले उस स्थान पर जाएंगे, बाबा हीरामन के स्थान पर, कारसदेव के स्थान पर, और वहां पर बाकायदा उनका जहर उतारा जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये प्राचीन पुरानी मान्यता है। और वहां अब लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप आस्था को मानो, बिल्कुल आस्था को मानो, भगवान को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ही तो सब कुछ देने बनाने वाले, सब कुछ भगवान ही। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए, ऐसा स्थिति अगर बन जाए, तो भगवान के वहां धोख विनती करो, उनका नाम का धागा बांधो और उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करो जल्दी से जल्दी। भगवान में हमारी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, भगवान हमारी रक्षा करेगा, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और भगवान को मान रहे ना अपन, बिल्कुल भगवान के पास जाओ, धागा बंधवाओ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी करवाओ, आप उसका इलाज भी करवाओ। जो अपने मन में जो डाउट रहता है किसी प्रकार का, वो डाउट का हमारा समाधान हो जाता है। आ गई बात समझ। वास्तव में देवी देवताओं में है शक्ति, आज भी जहर उतार देते हैं, आज भी है। मेरे वहां पर जो देवता है, मैं तो इतना बड़ा हो गया, आज मैं 22-23 साल का हो गया, मैं 22-23 साल से देख रहा हूं कि एक बार हुआ था केस ऐसा जहां पर व्यक्ति मरे थे, और एकदम 24 व्यक्ति मरे थे, कम भी नहीं मरे थे। मेरे गांव में 24 केस ऐसे हुए थे जो मर गए थे सर्पदंश से। वो हुआ था कुछ, मतलब ऐसा काम हुआ था कि जो जिसके वो देवता आते थे हीरामन बाबा, उस पंडे ने वहां का नियम बिगाड़ लिया था। नियम बिगाड़ने के बाद में वहां की चीजों को खंडित कर दिया था बहुत सारी। तो फिर लेकिन गांव वालों ने माफी मांगी, बहुत सारे जो भी उनका करवाने का था किया, बंदोबस्त किया, फिर देवता की रजामंदी की। वो देवता तो नहीं आया, लेकिन आज भी वहां पर आते हैं, कालाजी महाराज आते हैं, बाकी हीरामन बाबा नहीं आते। हीरामन बाबा की तो सिर्फ ऐसे अर्जी लगती है, वो आते हैं, जोत में आते हैं, जोत के बाद में वो चले जाते हैं, बस इनका थोड़ा सा झलक दिखाने के लिए आती है, जिसके बाद में चले जाते हैं। लेकिन आज भी उसके बाद में जब वो काम करवाने के बाद में 10-20 ऐसे केस हुए जहां पर सर्पदंश हुआ है, और वहां पर लेकर गए हैं, और वहां से ले जाने के बाद में वहां से वो ठीक होकर आए हैं। उनके नाम की धागे अगर बांध दिए हाथ में तो जहर अपने आप मर जाता है। ये चमत्कार है हमारे वहां का, और मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे स्थान से मैं हूं। आ गई बात समझ। तो ये है वहां की चीजें। तो ये पुरानी परंपराओं, जंगली जानवरों से, ये भाषा, संस्कृति, धर्म को मानते हैं। दूसरी है जंगलों के विनाश से संबंधित समस्या, यानी कि अब क्या कर रहे हैं लोग बाग, और खनन के लिए जंगलों को काट रहे हैं, खेती के लिए जंगलों को काट रहे हैं, उद्योग धंधों के लिए जंगलों को काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन जनजातियों की जीवन लाइफ में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसके वजह से ये परेशान है। नेक्स्ट है पारंपरिक कलाओं का पतन, यानी कि अब जनजातियां आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करने लग गए। प्राचीन जो वो बनाते थे प्राचीन चीजें, उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे छूटती जा रही है। मॉडर्न जमाना चल गया तो मॉडर्न चीजें चल गई, तो उनका ये यूज करने लग गए। तो कहीं ना कहीं प्राचीन परंपराओं की यहाँ पर पतन होते दिख रहा है। खाद्य पदार्थों का अभाव की समस्या, अब जंगलों में जंगली कंदमूल फल मिलते हैं, इनके अलावा क्या मिलता है उनको? अन्न पैदा करने के लिए और अन्य चीजों का पैदावार करने के लिए उनको एक पठारी क्षेत्रों में रहना पड़ेगा, व्यवस्थित समतल क्षेत्रों में जहाँ खेत बन जाए, ऐसे जगहों में रहते हैं। लेकिन ये तो जंगलों में रहते, तो वहां इनको नहीं मिल पाता है विशेष रूप। तो इस जैसे कि कंदमूल फल में पूरा प्रोटीन वो जो भी शरीर को लगता है वो मिलता नहीं है, पूरी चीजें पूर्ति हो पाती क्या? अन्न फल फूल दुनिया की चीजें खाएंगे तब जाके हमें एक संपूर्ण आहार मिलेगा। तो ये संपूर्ण आहार न मिल पाने के कारण इन जनजातियों में कहीं ना कहीं कुपोषणता पाई जाती है। कुपोषणता के आधार पर ये जनजाति में अब कुपोषणता होगी तो बहुत सारे बीमारी रोग इनको घेर लेंगे, है ना। और एक भूमि अधिग्रहण का एवं पुनर्वास की समस्या, बहुत सारी इनकी भूमि जमीनों पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया, साहूकार द्वारा अधिकार कर लिया गया। जनजातियों को अभी कुछ समय पहले न्यूज आ रही थी कि उनके घरों को तोड़ दिया गया। जो एक अब मैं
आपको सब पता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं आप, ये गलत है कहीं ना कहीं। अब इस टाइम पे तोड़ रहे हैं, उस टाइम पे वो मकान नहीं बना सकते हैं। अगर तोड़ रहे हैं तो भाई साहब पहले आप उनकी व्यवस्था कर देते, फिर तोड़ देते, कहाँ दिक्कत थी। तो ये है, कहीं ना कहीं इनको यहाँ समस्या आ रही है। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा क्या किया, आज हमने जनजातियों को समझने का प्रयास किया और जनजाति शब्द अर्थ को, जनजाति को जानने का प्रयास किया कि जनजाति क्या है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा भील जनजाति के ऊपर ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें भील जनजाति, भील शब्द की उत्पत्ति से लेकर अभी वर्तमान तक भील जनजाति की क्या स्थिति है। मैं क्या बोल रहा हूं, भील शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और भील कहां से आए और भील का प्राचीन निवास क्या थे, भील कैसे बने, उसकी उत्पत्ति से लेकर तो अभी वर्तमान से हम कनेक्ट करेंगे, वर्तमान की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि संपूर्ण भील जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में हमें 2 से 3 क्लास लगेगी। कितनी लगेगी? 2 से 3 क्लास लगेगी। और ये पूरी क्या रहेगी, पूरी रहेगी एकदम परीक्षा ओरिएंटेड और एक सामान्य जानकारी। यानी कि अगर एक कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि भील वास्तव में क्या होते हैं और भीलों में क्या क्या विशेष परंपरा पाई जाती है, ये शादियां कैसे करते हैं, ये कौन से देवी देवताओं को मानते हैं, ये कौन से तीज त्योहार मनाते हैं, इनके क्षेत्र में जो मुख्य विशेष लोग रहते हैं उनको ये किस किस नाम से बुलाते हैं, ये वस्त्रों को कौन कौन से किस ओकेशन पर ये कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, कैसे भौगोलिक क्षेत्र में ये निवास करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, इनकी धार्मिक व्यवस्था क्या है, इनके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी। इन सभी चीजों पर हम, इन सभी बातों पर हम विस्तार से जानेंगे और आराम से पढ़ेंगे और हर एक बिंदु को परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा के ओरिएंटेड से हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आ गई बात समझ? तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।